जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है आज की सीरीज में। आज की सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम आपकी परीक्षा की बात करते हैं तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत की भूगोल वो सीरीज है जहां से आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। जब भी बात हम सामान्य अध्ययन जीएस जीके की करते हैं तो वहां पे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो फिर से आपके सामने ही आता है। एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूं कहे झोला भर भर के सवाल आते हैं। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि मानचित्र के साथ हम लोग संपूर्ण भारत की भूगोल की सीरीज पढ़ेंगे, जहां पे पहला टॉपिक आपके सामने है भारत का परिचय। जी हां, भारत का परिचय, सामान्य परिचय आप सबको पढ़ना चाहिए और ऐसे अगर भारतीय होने के नाते सबको जानना चाहिए। पहला सवाल आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और जवाब दें, और हम ये प्रयास करेंगे कि आपको इसके साथ साथ संपूर्ण व्याख्या पढ़ाते चले। जी हां, अगर देशांतर की बात करें तो देखिए ये पूरा ग्लोब हो गया हमारा। जो ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार जो रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा है। अगर देशांतर रेखा की बात करें पूरे ग्लोब पर इनकी संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 डिग्री है, जो 15 डिग्री के अंतराल पर कुल 24 भागों में डिवाइड है। 15 डिग्री के अंतराल पर 24 खंडों में विभाजित है, जिसे हम प्रत्येक घंटा के नाम से जानते हैं। माने 1 घंटा बराबर 15 डिग्री के कोण में ये डिवाइड है संपूर्ण पृथ्वी को। और भारत की अगर हम बात की जाए तो देखिए भारत की एक यहां से रेखा गुजरेगी और एक यहां से, मतलब कुछ इस तरह से ये देशांतरी रेखा है। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ये भी और ये भी अगर देखा जाए तो भारत कहां पे है? उत्तर पूर्वी। देखिए भारत कुछ इस तरह से है। अगर भारत की बात करें तो भारत कुछ इस तरह से है, मतलब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। मतलब भारत यहाँ पर है, और जब भारत यहाँ पर इस जगह इस गोलार्ध का देश है तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में शायद आ जाना चाहिए कि भारत यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा। ईस्ट क्यों होगा? कि भारत पूरब में है तो ईस्ट होगा। माने 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों ईस्ट में होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का पश्चिम बिंदु क्या है तो ये पश्चिम बिंदु भारत का है और ये भारत का पूर्वी बिंदु है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पश्चिमी बिंदु भारत का 68 डिग्री 7 मिनट, लेकिन पूरे ग्लोब में देखा जाए ये भी पूरब है, ये भी पूरब है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। कितना? 60 मिनट। इसको हम लिखते हैं इस तरह से 60 मिनट। और हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। इसे हम लिखते हैं, डबल लाइन दे देंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। तो हम 1 डिग्री को 60 भागों में डिवाइड करते हैं। इस प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध तक भारत अवस्थित है। तो आप बताइए कमेंट करके कितने लोगों को समझ में आया। आप लोग मानचित्र लेकर हमारी क्लास में बैठिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई संशय हो तो जरूर पूछ सकता है। अब इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने फिर आ गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? जब अक्षांश की बात करते हैं ये पूरे अगर गोलार्ध में देखा जाए तो 180 है। कितना? 90 में डिवाइड है। इसके बारे में और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या कारण होता है, कैसे डिवाइड है। पूरे ग्लोब पर 180 है। इसका कुछ नामकरण है। जैसे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जैसे ये हो गया, चलिए आइए इसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया। इनके कुछ नामकरण है, इनके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आगे हम बताएंगे इनके क्या क्या नाम। जैसे 23 सही 1/2 हो गया, ये भी 23 सही 1/2 हो गया। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ वाले को मकर कहते हैं, इसे कर्क। ये हो गया आपका कर्क, ये हो गया आपका मकर रेखा, और ये आपका भूमध्य रेखा होगा, ये आपका भूमध्य। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये एक अक्षांशीय रेखा का एग्जांपल है। लेकिन यहां पर आप लोग को ये जानना है कि भारत कहां पे है। देखिए ये 0 डिग्री हो गया, इसके उत्तर को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत कहां पे है तो देखिए भारत कुछ इस तरह से है। यहां पे 0 डिग्री हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि भारत कुछ इस तरह से है, ये भारत है। तो देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह उत्तर में आएगा। इसलिए संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है, इसलिए इसकी जो अक्षांश रेखा होगी दोनों या नहीं होगी।
और यह अगर हम भारत के मानचित्र में देखें, अगर हम यहाँ पे डायग्राम क्रिएट करें, देखिए जरा मेरी आवाज़ साफ आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भारत हो गया, हमारा काम चलो भारत हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे। अब देखिए अगर हम दक्षिण की तरफ से बढ़ेंगे तो पहले सबसे पहले यहाँ आएगा, तो ये जो बिंदु है ये अंडमान निकोबार समूह के दक्षिण में ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ये मुख्य भूमि, इसे मेनलैंड कहा जाता है, इसे मुख्य भूमि कहा जाता है। ये होगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर मगर आएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, माने भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत का विस्तार है। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आएगा तो दोनों नॉर्थ होगा, याद रखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार दोनों नॉर्थ में होगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध का देश है, और देशांतरी रूप से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध का देश है। मतलब हम यूं कह सकते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। कितने ऐसे साथी हैं जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करेंगे और हम उनको कमेंट पर सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, और यह पूरी सीरीज चलेगी संपूर्ण भारत का भूगोल, तो प्रत्येक दिन आप समय से लाइव आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। मतलब इस प्रश्न का उत्तर अगर आपके दिमाग में सी आया है तो जवाब सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी है। कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर ए बता रहे, जी नहीं, ये मुख्य भूमि होता है, ये मुख्य भूमि से है, लेकिन जो अंडमान निकोबार समूह का दक्षिणी हिस्सा है वह भी तो भारत का है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यही आपका सबसे सही आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके जवाब देंगे सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। ध्यान दीजिएगा, विश्व में भारत का स्थान क्या है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। आगे इसके बारे में लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। और दूसरा, भारत का स्थान विश्व में क्या है, और विश्व का, मैं यहां पे सवाल पूछ रहा हूं, विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है? 8वां बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कमेंट करके बताइएगा। 9वां बड़ा देश कौन सा है? कमेंट करिएगा। 10वां बड़ा देश कौन सा है? कमेंट करिएगा। ये सभी क्षेत्रफल के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्योंकि परीक्षा में आजकल नया तरह का सवाल पूछा जा रहा है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश क्या है। वैसे 7वां एकदम सही जवाब। अगर पूछा जाए विश्व का 6ठा कौन सा देश है, तब 6ठवां कौन सा देश है? कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके बताइएगा 5वां कौन सा है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आता है। जी हां, 9वां जवाब आना शुरू हो गया है। कई लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जनसंख्या में दूसरा एकदम राइट आंसर। अगर देखा जाए भारत, जी हां, अगर भारत की बात की जाए तो यह रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां 32,000 इसका होगा ना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। अब पहले पे क्या है? रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से क्रम भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसे रट लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश क्या है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का
10वां सबसे बड़ा देश क्या है? अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी, उसमें पूरा कंप्लीटली दिया गया है, क्योंकि आज का नया ट्रेंड है परीक्षा में पूछने का कि जो सब जगह आता है उससे हटके पूछना। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व का कुल 2.42% क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल है, जो 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है, जहां पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? जस्ट अभी मैंने बताया है, मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। भारत पूरे दुनिया का 4.2% क्षेत्रफल भागीदारी है, लेकिन क्षेत्रफल की यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की भागीदारी है, लेकिन अगर यहाँ पे जनसंख्या पूछ दिया जाए तो जनसंख्या कितना निवास करती पूरी दुनिया का? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जी हाँ, रट लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। अब हम इसके साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, डेली क्लास टाइम से लाइव रहिएगा, और इसकी लिंक व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी जगह शेयर करिएगा। अगला है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी क्या है? आइए ध्यान से देखते हैं। हम एक मैप ड्रा करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही वादा किया है कि हम मानचित्र के आधार पर पढ़ेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि मानचित्र अपने हाथ से बनाने के बार थोड़ी गलत होगी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए 1-2 दिन लगेगा हमें मानचित्र को पूरी तरह सही बनाने में। ये देखिए, ये हो गया भारत। अब यहाँ पर ये बताना है इसका उत्तरी दक्षिणी छोर क्या है। देखिए, एक ये हो गया, सॉरी, एक लाइन यहाँ से हो गया, एक लाइन ये हो गया। अगर हम यहाँ से बात करें उत्तर से दक्षिण, ये हो गया देखिए साउथ, ये हो गया नॉर्थ। अगर यहाँ से पूछा जाए उत्तर से दक्षिण में नॉर्थ टू साउथ, अगर पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ पूछा जाए तो इसकी दूरी कितनी होगी? कोई बता सकता है? कमेंट करके बताएं कितनी होगी। ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर ये पूछा जाए ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, अगर पूछा जाए ईस्ट टू वेस्ट कितनी होगी, तब क्या बताएंगे आप? तब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। यह दोनों टॉपिक, देखिए मेरा उद्देश्य केवल इसकी थियरी समझाना है। प्रश्न तो एक बहाना है, लेकिन इसकी मेन है थियरी, जिसके लिए मैं आपके समक्ष लाइव हूं। प्रश्न के उत्तर तो आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? इसकी विस्तृत व्याख्या। क्या आप लोग को समझ में आ रही है? जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर, अब बताइए क्या होगा इसके हिसाब से? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3200 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट टाइप माइंड काम किया कि आपने ये तो पढ़ा नहीं था कि एग्जैक्ट कितना होगा, लेकिन अब आप आसानी से बता लेते हैं कि हाँ वास्तव में 3214 लगभग 3200 किलोमीटर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, सुदूर दक्षिणी क्या है, तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा भारत। यहाँ पे देखिए आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक मुख्य भूमि है, ये भारत के दक्षिणतम बिंदु का ये मुख्य भूमि है, और यहाँ पर है ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब दोनों में अगर देखा जाए ये कौन सी बिंदु सबसे दक्षिण में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोग को पता होगा इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा, ये कहां पर है? ये
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु में से एक है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में। इसका पुराना नाम पिगमिनियन पॉइंट था। इसका पुराना नाम क्या था? पिगमिनियन पॉइंट था। इसको और लाहचिंग पित्रमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लाहचिंग पित्रमेलियम पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी है, लेकिन वैसे इसे पिगमिनियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग चाहे इसे रट लीजिएगा। चलिए जल्दी इसके बाद हम विश्व की मानचित्र भी शुरू करेंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में सुदूर, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? प्रश्न वही है, पूछने का तरीका अलग है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करके बताएं। देखिए यहां पर हम, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अंडमान व निकोबार ये दोनों अलग अलग होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात पता है कि अंडमान अलग है, निकोबार अलग है? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए कि अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आज हम आपको ये भी बता दें कि अंडमान और निकोबार अलग कैसे है। जितने भी लोग अगर जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप इसे पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, हो सकता है कभी आपकी परीक्षा में काम आ जाए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कितने लोग को जानकारी है कि अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करके बताएं। आज हम आपको अंडमान और निकोबार दोनों की कहानी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब जैसे ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा भारत हो, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप की पढ़े तो ध्यान से दिखेगा, मैं यहाँ पे एक बड़ा सा द्वीप है, एक बड़ा सा द्वीप है जिसे हम कहते हैं कोको द्वीप। इसे क्या कहते हैं? कोको द्वीप। ये म्यांमार का है, इसके बीच में कोको स्टेट, इसके बीच में क्या है? कोको स्टेट। कोको द्वीप और कोको स्टेट के बाद शुरू होता है अंडमान, इसके बाद शुरू होता है अंडमान, और यहीं पर 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद शुरू होता है निकोबार, इसके बाद क्या शुरू होता है? निकोबार। आइए देखते हैं अंडमान निकोबार में क्या है। जैसे इस तरह से आपकी है, देखिए ये ऊपर के जो 4 हैं इन्हें हम अंडमान कहेंगे, ये नीचे के जो दिख रहा है इसे हम निकोबार कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से बीच में पानी है, इसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। इसे क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या नाम है इसका? उत्तरी अंडमान। इसका नाम है मध्य अंडमान। इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, मध्य। इसका नाम है क्या है? दक्षिण अंडमान। इसका नाम है लघु अंडमान। ये सभी क्या है? अंडमान है। ये क्या है? सभी अंडमान है। और ये नीचे के जो है ये सभी क्या है? निकोबार है। ये सभी क्या है? निकोबार है। अब इसके बारे में जान लीजिएगा। यहां पर एक क्या है? यहां पर एक ज्वालामुखी, इसे कहते हैं नारकोडम। नारकोडम ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसके नीचे आएंगे तो यहां पे बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र ये जागृत ज्वालामुखी। क्या है? ये जागृत है, और ये क्या है? आपका सुसुप्त है। ये सुसुप्त ज्वालामुखी, ये दोनों क्या है? ज्वालामुखी है भारत के। बैरन द्वीप। दूसरी बात याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ये सब पता ही हो गया। अब एक बात और आप जानिएगा, इसको उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान कहते हैं, और बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल है, यहां पे जो इसका नामकरण है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इसको कहते हैं कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार। इसे लघु कहते हैं। तो लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। परीक्षा में कभी कभी ये पूछ लेता है किनके बीच 10 डिग्री चैनल है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, इनके बीच में क्या है? कोई बता सकता है? दक्कन दर्रा है। क्या है? दक्कन दर्रा। परीक्षा में पूछता है दक्कन दर्रा किनके मध्य है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इन दोनों के बीच में दक्कन दर्रा क्या है? इनके बीच में क्या है? दक्कन दर्रा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां पे है, किस पे है, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर है राजधानी, वो दक्षिणी अंडमान में कहां पे है? जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पोर्ट
जो पोर्ट ब्लेयर है ये कहां पर है? ये दक्षिणी अंडमान में। कहां पे है? कभी भी पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर है, तो ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में है। कहां पे है? दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कोकोस्टूट, अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे एक नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं? मरकत द्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मरकत द्वीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहते हैं, एमराल्ड आइलैंड कहते हैं। सभी लोग जान लीजिएगा, एमराल्ड आइलैंड कहते हैं, मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे 250 से ज्यादा ज्ञात जो है द्वीप है, लेकिन हम अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ही पढ़ते हैं। अब आपको बताना है, इसके नीचे सबसे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं निकोबार, यहाँ पे क्या है? निकोबार है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। और इसके ऊपर आएंगे तो ये लिटिल निकोबार है। ठीक, उसके बाद कार निकोबार है, और यहीं पर आपका, यहीं पर इंदिरा पॉइंट है। यहीं पर क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा ग्रेट निकोबार के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। तो सभी लोग समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके वाई लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके यन लिखिएगा, ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा दे रहा हूं। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथी, पैसे नहीं कटेंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग, सभी साथी इसकी स्क्रीनशॉट करके रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब देंगे। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, सभी साथी जवाब जरूर देंगे। देखिए, अब हम यहां पे फिर से एक बार भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर भारत का मानचित्र आप नहीं बना पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो शायद आपको समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हमारा भारत का मानचित्र हो गया, काम चलाओ। अब यहां पर ये तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह समझ में आ गया। यह है आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब आपको यह बताना है कि मुख्य भूमि क्या है। देखिए, ये मुख्य भूमि है, ये मेनलैंड है, ये आपका मुख्य भूमि इसी कहते हैं। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइए कोई कमेंट करके, उसे क्या कहते हैं? उसे केप कैमोरीन, केप कैमोरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? केप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर है? केप कैमोरीन ये कन्याकुमारी है। कहां पे है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी किस राज्य में है? यह है तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, एक एक करके हम छोटे छोटे पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। सबको समझ में आ गया? कितने लोग देख रहे वीडियो को जरा फटाफट कमेंट करें। कुछ लोग कह रहे हैं पहले का आंसर बताओ, मैं सबका आंसर बताता चलूं। क्या कोई प्रश्न छूट गया क्या जिसका मैंने आंसर नहीं बताया हो? देखिए, इसका आंसर मैंने नहीं बताया। अच्छा, भौगोलिक क्या है? निम्नलिखित भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या है? बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके। निकोबार द्वीप समूह। भैया याद रखिएगा, निकोबार द्वीप समूह है, डी है। इतना पढ़ाने के बाद भी आपको बताना पड़ रहा है, निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार। अगला सवाल, कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे कि कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब देंगे कि कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां पे मानचित्र की,
ये देखिए, ये हो गया हमारा श्रीलंका, ये हमारा श्रीलंका हो गया, और ये हमारा भारत है। और ये भारत की अगर हम बात करें तो ये हमारा इससे लगभग तमिलनाडु हो गया, ये आपका क्या हो गया, तमिलनाडु। अब कलर पेन चेंज करते हैं। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे जो पानी है इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। देखिए, वह जल क्षेत्र जो तीन तरफ स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। ध्यान समझिए, सुनिएगा, वह जल क्षेत्र जो तीन तरफ स्थल से घिरा हो उसे हम खाड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, हम खाड़ी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मन्नार की खाड़ी। उसके बाद ये ऊपर में देखिए कुछ पानी का क्षेत्र है, इसे कहते हैं, जी हाँ, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं पाक की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं, पाक की खाड़ी। और इसके बीच जो जल संधि है, इसे जल संधि को कहते हैं पाक जल संधि। इसे क्या कहते हैं, पाक जल संधि, पाक जल संधि। इसी को हम पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच है, इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच एक पुल है, इसे हम आदम का पुल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आदम पुल, आदम ब्रिज, एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, राम सेतु। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, राम सेतु कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर रामेश्वरम है, रामेश्वरम का पंबन द्वीप है, यहाँ से तलैया मन्नार तक प्रवाल भित्ति की पट्टी है जिस पर भगवान राम श्रीलंका पे गए थे, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। आप जरा कमेंट करिएगा कि मेरी आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, प्रश्न बैंक सही चल रहा है, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आ रही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य कहां सबसे नजदीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मानचित्र में, ध्यान दीजिए, यही प्रश्न को हम वापस लाते हैं यहाँ पे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, यहाँ पे मैंने तमिलनाडु बना दिया था। तो किसके नजदीक है पाक जल संधि, भारत की किस राज्य, तमिलनाडु, और इधर पे श्रीलंका है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को जवाब देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी क्लास रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो इसका जवाब तुरंत दे लेंगे। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तमिलनाडु। मतलब इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है, बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो जवाब सही। हम और आगे बढ़ते हैं, एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु है। दक्कन पास किसके मध्य है, दक्कन पास, इसे हम कहते हैं डक्कन दर्रा, डक्कन दर्रा। मुझे लग रहा है अगर आपने शुरुआत में मेरी क्लास पढ़ी होगी, जैसे डक्कन दर्रा में पढ़ लिया, अब वापस आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस सीरीज को जो मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोग को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यहां पर क्या आपको कहीं डक्कन दर्रा दिख रहा है, यहां पे कहीं आपको डक्कन दर्रा दिख रहा है, तो आपको लगेगा हाँ यहां पे मैंने डक्कन दर्रा पढ़ाया है। ध्यान देखिए, यहां पे मैंने डक्कन दर्रा पढ़ाया है। डक्कन दर्रा कहां पे है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। दक्षिण अंडमान लघु अंडमान के बीच डक्कन दर्रा दिख रहा, ध्यान देखिएगा, आप लोग को दिखा, मतलब इन दोनों के बीच में डक्कन दर्रा है, इसे डक्कन पास के नाम से जानते हैं। माने दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डक्कन दर्रा है, जबकि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कितने ऐसे साथी हैं जिनको ये दिख रहा है, जिनको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था, अभी मैंने पढ़ाया था। और अब हम इसके प्रश्न बैंक की तरफ यहां पे आ गए हैं। अब हम यहां से इसके प्रश्न बैंक की तरफ आ गए हैं। अब आपको बताना है यहां पे कि कहां पर है ये, आप आसानी से बता लेंगे। दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान कहां पे है, बताइए फटाफट कमेंट करके। यह दक्षिणी और लघु अंडमान, लघु अंडमान को क्या कहते हैं, छोटा अंडमान के बीच है। इंपॉर्टेंट है डक्कन दर्रा, डक्कन दर्रा। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या, आप लोग अपने सभी साथियों को बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसको अलग करते हैं, अंडमान निकोबार, ये भी मैंने पढ़ाया है। अगर आप मेरी क्लास पढ़ रहे होंगे, साथ में नोट्स बनाते चल रहे होंगे, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पे 10 डिग्री चैनल है,
क्या होगा 10 डिग्री चैनल। लेकिन अगर दो द्वीप पूछ लेता तब किन द्वीपों के बीच में है, तो 10 डिग्री चैनल दो द्वीपों के बीच में है। किसके किसके, कोई बता सकता है? ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल देखिए यहां पर है आपका लघु अंडमान, छोटा अंडमान जिसे कहते हैं, और कौन सा निकोबार है बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पे कौन सा निकोबार होगा? कार निकोबार, कार निकोबार। ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? जरा कमेंट करके बताइए, क्या दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए? जो इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताइए, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके? एकदम हलवा वाले सवाल हैं, मतलब मानचित्र बना बना के समझा रहे हैं। अगला सवाल, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपको एकदम हलवा प्रश्न है कि इसे हम माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो 8,848 मीटर है। इसमें हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय बाकी बहुत ही कीमती है। ठीक है, और ये कहां पर है? माउंट एवरेस्ट कहां पर है? ये नेपाल में है, जहां इसे सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसकी ऊंचाई आपको 8,850 मीटर भी मिलती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 8,900 मीटर मिलेगा। ये कहां पे मिलेगा? ये एनसीईआरटी मिलेगा, ये आपको न्यू बुक में मिलेगा। लेकिन सबसे सही क्या है? ये है आपका। ठीक है, ये क्या है? 8,848 मीटर। तो आप लोग इसे रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा। आगे हम और अच्छे समझाते रहेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी तथ्यों को अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। अगला है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो सभी साथी बताइए, कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है? सभी लोग फटाफट बताइए। उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से नहीं गुजरती। और यह कर्क रेखा कहां पे है? यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा कहां है? ये 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाले कहते हैं मकर रेखा। यह 23 सही 1/2 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये हो गए कितने? 8 राज्य। किसी की दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलते अगले सवाल की तरफ। इसको नॉर्थ, इसको ऐसे पढ़ते हैं नॉर्थ। अगला सवाल आपके सामने, ये भी मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। जिसके कारण क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जाती है। इसकी वजह से भारत की जो जलवायु है वो कैसी होती है? आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये है। और लगभग इस वजह से, बीचों बीच से जाने की वजह से, लगभग भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, गर्म चीजें पर तीर मार, वेस्ट टू ईस्ट, सही है। आगे चल अगले सवाल की तरफ। सब लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लिए, जहां जरूरत पड़े। उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत की कौन से राज्य की राजधानी? तो रांची। कर्क रेखा पर है
लगभग, लेकिन सबसे नजदीक क्या है ये बताना है आपको। तो यहां पे सबसे नजदीक अगर पूछा जाए तो ये होगा आपका भोपाल। रांची जो है ये झारखंड कर्क रेखा पर है लगभग, और सबसे नजदीक अगर पूछा जाए उसके बाद कुछ है तो यहां पे विकल्प हिसाब से भोपाल होगा। ठीक है, आप लोग इसे रट लीजिएगा, इसे याद करें। चेन्नई तो सबसे दूर है, चेन्नई तो दूर हो जाएगा, श्रीनगर और दूर होगा, कोलकाता और दूर होगा, मतलब सबसे पास से किससे गुजरता है, तो भोपाल के पास से गुजरता है, रांची पर से गुजरता है। तो यहाँ पे प्रश्न में अगर होता झारखंड रांची तो रांची इसका विकल्प लगाते, लेकिन रांची नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भोपाल लगाएंगे। ठीक है जी हाँ, 23 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? कुछ लोग चेन्नई बता रहे हैं ना, चेन्नई 13 डिग्री पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भारत के राज्य याद है, वैसे इसके बाद का एक जो लेक्चर लेंगे वहां पे हम एकदम कोशिश ये करेंगे कि पूरी मानचित्र आपको याद कराएं, और आपको मानचित्र याद होना चाहिए, अपने आंख के सामने मानचित्र रख लीजिएगा। भूमध्य रेखा के निकट कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का ये है कि देखिए यहाँ पे हम भारत का मैप बनाने का कोशिश कर रहे हैं, काम चलो मैप आपके लिए बन जाए। ये हो गया भारत का मानचित्र। अब यहाँ पे जैसे ए, विकल्प ए है ना, तो हम कोलकाता दर्शाने के लिए हम ए लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा ए हो गया, ए माने कोलकाता हो गया। बी विशाखापट्टनम है, बी क्या है आपका? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है आपका। अब आता है सी, मुंबई हो गया। डी, अब आपको बताना है भूमध्य रेखा यहां से गुजरी है, ये भूमध्य रेखा गुजरी है, यही आपकी 0 डिग्री गुजर रही है भूमध्य रेखा। अब आप बताइए सबसे नजदीक कौन सा है? अब जरा कमेंट करके बताइए सबसे नजदीक क्या है, तो आपको समझ में आ गया सर ये तो विशाखापट्टनम सबसे नजदीक है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? विशाखापट्टनम होगा। सबको समझ में आ गया? अगर आपको याद है राज्य कहाँ पे, राजधानी कहाँ पे है, तो आप इस प्रश्न को और अच्छे से और आसानी से कम समय में कर लेंगे। अब हम इसके और आगे चलते हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, शेयर करिए, भगवान पैसे नहीं कटेंगे। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? देखिए मन्नार की खाड़ी कहाँ पर, मैंने अभी आज ही के प्रश्न में समझाया है। देखिएगा यहाँ पे आज के ही प्रश्न में मैंने मन्नार की खाड़ी को पढ़ाया है। देखिए कहीं दिख रहा है आपको? ये देखिए मन्नार की खाड़ी है, मैंने ये पढ़ाया ना मन्नार की खाड़ी, ध्यान दीजिएगा, यही है आपको मैंने मन्नार की खाड़ी पढ़ाया है। अब जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं कि आप लोग समझ में। देखिए यही मन्नार की खाड़ी मैंने पढ़ाया, यही है आपका मन्नार की खाड़ी, यही क्या आपकी मन्नार की खाड़ी है। अब इसी मन्नार की खाड़ी को उस प्रश्न में देखते हैं। अगर मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, अच्छा ये हो गया, तो एक प्रश्न छूट गया था, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? एक प्रश्न छूट गया था, किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जरा बताइए। हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है। और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी भारत की जो सबसे नजदीक है, लगभग एकदम। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, छोड़ गया था। ये भी हो गया था प्रश्न, ये भी हो गया था। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? सवाल आपके सामने है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे? गुजरात के पश्चिम में, गलत। तमिलनाडु के पूर्व में, सही। केरल के पश्चिम में, गलत। कन्याकुमारी के दक्षिण में, इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको, हो सकता है किसी को ना समझ में आ रहा हो। देखिए हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए ये जो है इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी हो गई। और ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं पाक की खाड़ी। ये देखिए ये इसके ऊपर जो है ये है पाक की खाड़ी, ये नीचे मन्नार की खाड़ी है। और यहाँ पे सामने आपका क्या है? तमिलनाडु है। ये क्या आपका? तमिलनाडु। क्या है आपका? तमिलनाडु। समझ में आ गया? तमिलनाडु के पूर्व में है। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो हमसे जरूर पूछेगा। ये बताइए कल के क्लास में कितने लोग लाइव रहेंगे? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगली क्लास में खंभात की खाड़ी कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी, आइए इसको भी देख लेते हैं, खंभात की खाड़ी कहाँ पर है। आइए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे भी एक खाड़ी है जिसे कहते हैं जौनपुर की खाड़ी। यहाँ पे देख रहे हैं बीच में, यहाँ पे पानी है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ये क्या है आपकी? कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी हो गई। यहाँ पे डट 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 दिख रहे हैं,
ये है आपकी खंभाती खाड़ी। यहां पे गिरने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती, जैसे नर्मदा और ताप्ती, और इसके पास ये अरब सागर है। और यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र जो है ये है मन्नारी खाड़ी, ये है मन्नारी खाड़ी, और ये ऊपर का हिस्सा जो है ये है पाकी खाड़ी। समझ में आ गया आपको? जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सब लोग लाइक कर लीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। देखिए ये पाकी खाड़ी, मन्नार खाड़ी, और इधर जो बड़ा सा है ये जौनपुर खाड़ी है, जौनपुर खाड़ी, अरे नहीं बंगाली खाड़ी। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? अगर मानक शहर की बात करें, मानक रेखा, तो यही है। तो भारत का जो मानक समय रेखा यहीं से गुजरती है, ऐसे ही। ये 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर के जाती है। उसमें से कौन कौन राज्य है आपको पता है? यूपी। जरा कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो मानक समय है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यूपी। बताइए फटाफट कमेंट करके कि भारत का जो मानक समय है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। कमेंट करिएगा, मैंने इसको पढ़ाया है, सभी को शायद याद होगा। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कहां कहां से गुजरता है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं। ये देखिए सब सिलेक्शन वाले सवाल हैं, और अगर आप सिलेक्शन वाले सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर हम लोग का पढ़ना और पढ़ाना दोनों बेकार है। ठीक है, दोनों पढ़ना और पढ़ाना हम लोग का पूरी तरह से बेकार है। और बताइए कौन सा राज्य है? यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जी हाँ, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, अनुप जी ने सही जवाब दिया। ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इलाहाबाद के ये है 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसको लिखा जा सकता है प्लस 5 घंटा 30 मिनट। इसे हम कहते हैं IMT। इसे क्या कहा जाता है? IMT कहा जाता है। ठीक है, और ये GMT से 5.5 घंटा आगे, 82.5 डिग्री। मिनट में पूछ लिया जाए तो 330 मिनट आगे है, 330 मिनट आगे। ठीक है, अब जरा कमेंट करके बताइएगा कि अब कितने लोग को समझ में आया। ये नैनी है, प्रयागराज है, इलाहाबाद के पास से गुजरता है। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर ले अपने पास। सबको समझ में आ रहा है ना मानचित्र के साथ जो हम पढ़ा रहे हैं? स्क्रीनशॉट हो गया? अगला सवाल, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के माध्य से 5.5 घंटा आगे है। अभी जस्ट मैंने बताया। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक 82.5 डिग्री है? तो देखिए इसको लिए क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ जाना होगा। क्या कर होगा? हम पीछे की तरफ जाएंगे। कैसे पीछे की तरफ जाएंगे? आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के 5.5 घंटा आगे है। अगर हम ये देखिए, अगर हम पूरी दुनिया का चित्र बनाएं तो ये हो गया अगर हमारा GMT, जैसे मान लीजिए हमारा हो गया GMT। अब यहां से ये हो गया IMT, ये है 82.5 और ये है 0, ये है ईस्ट। ये समझ, ये हो गया IMT। अब यहां से ही सवाल हमारा समझ में आना शुरू होगा। ईरानी समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे, 2 घंटा पीछे है। 2 घंटा मतलब 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 2 घंटा है तो मतलब 30 डिग्री पीछे। 30 डिग्री पीछे मैंने 82 है, तो यहां से लगभग यहां आ जाएगा। ये लगभग यहां आएगा, ये आएगा 30 डिग्री पीछे। जब 30 डिग्री पीछे आ जाएगा तो मानक समय क्या होगा? जरा कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। अच्छा,
यहाँ पे ध्यान देना होगा, भारत का मानक 82.5 डिग्री है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 घंटा पीछे है, कितना 2 घंटा पीछे है, तो यहाँ भारत 5.5 घंटा होता है, तो 5 घंटा 30 मिनट में से 2 घंटा घटा दीजिएगा, क्या बचेगा 3 घंटा 30 मिनट। क्या बचेगा 3 घंटा 30 मिनट बचता है। कितना देर बचेगा 3 घंटा 30 मिनट ही बचेगा। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भारतीय मानक 82.5 डिग्री है और यानी मानक से भारतीय मानक से 2 घंटे पीछे है, माने यहाँ पे देखा जाए तो 3.5 घंटा है। ठीक, तो यहाँ पर समय कितना होगा कमेंट करके बता दीजिए। अब इसमें से अगर हम 82.5 में से 82.5 डिग्री में से 82 सही 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम कि 82 डिग्री 30 मिनट में से अगर हम 30 डिग्री घटा देंगे क्या आ जाएगा, तो 52 सही 1/2 डिग्री ईस्ट। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये, माने जो ईरान का मानक समय होगा ये होगा 52 सही 1/2 डिग्री ईस्ट, यही होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ए। यहाँ पे पीछे आएगा ना, यहाँ पे देखिए पीछे आ रहा है, ये 2 घंटा पीछे है। 2 घंटा पीछे मतलब समझ में आ गया, 30 डिग्री पीछे है, मैंने 52 से 1/2। यहाँ पे 82.5 है, यहाँ पे -30 कर देंगे। जब -30 करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। क्लियर हुआ, 30 माइनस कर देंगे। सबको समझ में आ रहा है। देखिए अभी कितने लोग इसको समझ में नहीं आया, कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए इसके लिए आप विश्व भूगोल की सीरीज पढ़िएगा, जो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा होगा, विश्व भूगोल की सीरीज। वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, जब हमने देशांतर रेखा पढ़ाया है, जब टाइम जोन पढ़ाया है, तब हमने बताया है इसको। 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है, 2 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगला है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे हों तो सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र माने क्या होता है पता है, गुजरात, इसी को कहते हैं, तो गुजरात जिसे सौराष्ट्र कहा जाता है। आइए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके मन में जो ढेर सारे सवाल हैं उनकी भी बुद्धि सुलझ जाए। देखिए ये हमारा भारत हो गया। अब इस भारत के बारे में भी हमको भी पता होगा। यहाँ पे देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये है आपका गुजरात, ये है आपका 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का अंतर है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री मतलब 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में 30 डिग्री घूमने में 4 से गुणा कर देंगे, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, 120 मिनट लगेगा, मतलब 2 घंटे का अंतर। अगर यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो महाराष्ट्र में सूर्योदय 2 घंटे के बाद, अर्थात यहाँ पे 8 बजे होगा। रट लीजिएगा, अगर यहाँ पे 6 बजे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद होगा, और 2 घंटे के बाद होगा अर्थात 8 बजे सूर्योदय होगा। अगर यहाँ पे सूर्योदय शाम के 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पे 7 बजे, यहाँ पे सूर्योदय का 7 बजे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 2 घंटे के बाद सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा। जितने, अगर यहाँ पे 5 बजे सूर्योदय या 7, 2 घंटे के बाद होगा, यहाँ पे 2 घंटे का अंतर आएगा। क्या आएगा, 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक, कितने लोग को समझ में आ गया, जरा कमेंट करके जवाब दें। 2 घंटे के अंतराल पर होता है, क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर हम बात करें कोडाईकनाल क्या है, ये तमिलनाडु में है। ये क्या है, तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। ये पश्चिमी घाट की जो पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, ये पालनी की पहाड़ियां में, ये पालनी की पहाड़ियां कहां पर है, ये है पश्चिमी घाट में। कहां है, पश्चिमी घाट में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे हम लोग जब पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे तो और इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। जिसको कोई दिक्कत, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है।
अगला, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? देखिए यहां पर भी हम लोग इसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। काफी दिन बाद पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा मानचित्र नहीं बन रहा है। देखिए सामने अगर हम आएंगे यहाँ पे तो एक ऐसा द्वीप है, इसे कहते हैं हम पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के सामने यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है? रामेश्वरम है। क्या है? रामेश्वरम है। रामेश्वरम के और कॉर्नर पर आएंगे पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम, धनुषकोडी है। धनुषकोडी। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रीलंका के बीच यहाँ पे रामेश्वरम है। इस हिसाब से रामेश्वरम, पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप पे रामेश्वरम है, रामेश्वरम का धनुषकोडी है। तो यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से क्या होगा? रामेश्वरम आपका सही होगा। सबको समझ में आ रहा है? सब लोग रटते चलिएगा, सिलेक्शन लेना है अगर तब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। हाँ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के जन्म यहीं पर हुआ है, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। स्क्रीनशॉट हो गया। अगला सवाल, सियाचिन क्या है? बहुत ही मजेदार सवाल है। वैसे हम लोग जब पर्वत पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सियाचिन इस समय कहां पर है? तो लद्दाख में हो गया है। कहां पर हो गया? लद्दाख में है। और एक केंद्रशासित प्रदेश है, एक ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है। सियाचिन क्या है? एक ग्लेशियर है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनदी है और एक विवाद भी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? ए होगा। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न? हम और आगे बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? ये भारत का परिचय की सीरीज है। इसके बाद हम लोग क्रमवार रूप से एक एक करके प्रत्येक सीरीज पढ़ेंगे, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है कौन सा है? देखिए ये गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा है। गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन। इसकी लंबाई कितनी पता है? अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 76.6 किलोमीटर लंबी। ठीक, पिंडारी जो हिमनद है इसकी लगभग 3 किलोमीटर, गंगोत्री 26 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर सबसे लंबी क्या होगी? सियाचिन होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने, कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जाएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। देखिए भारत की सीमा 7 देशों के साथ साझा करती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। अगर सातों देश का नाम अगर हम लोग देखें तो हम एक ट्रिक आता है मन में कि बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया अवकार दिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, ब से बांग्लादेश, ब से आता है बांग्लादेश, क्रम है एकदम। च से हम लोग देखते हैं चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भ से भूटान, अ से अफगानिस्तान। अब इसकी लंबाई अगर देखना है तो बांग्लादेश की तो लिख लीजिएगा 4096.7 किलोमीटर, सब लंबाई किलोमीटर में। चीन की 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो 3323 किलोमीटर है। नेपाल की लंबाई 1751। म्यांमार की अगर हम बात करें
तो म्यांमार की कितनी है? 1643 किलोमीटर म्यांमार की। भूटान की 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 106, किसी किताब में आपको 80 मिल जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसे रख लीजिएगा। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है। भूटान की कितनी है? 699 किलोमीटर। पाकिस्तान की पूछा जाए तो 3323 किलोमीटर है। और चीन की सीमा रेखा पूछा जाए 3488। ये सभी किलोमीटर में है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है, क्योंकि अभी की बार हर हाल में एक सीट हमारा। सबको समझ में आ गया? किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए, यहाँ पे बांग्लादेश का 4096.7 किलोमीटर। और इसकी सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। सॉरी बांग्लादेश में के बीच है रेड क्लिफ। पाकिस्तान के बीच भी क्या है? रेड क्लिफ। चीन के बीच है मैकमोहन। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है? डूरंड है। ये क्लास तब तक चलेगा जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा। भारत की संपूर्ण भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद सभी जितनी भी जीएस की सीरीज है संपूर्ण आपको मिलेगा। और ये सारी क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। आपके सामने है, पाकिस्तान से लगे सीमा वाले राज्यों के नाम कौन है? देखिए, इसका ना ट्रिक क्या है आपका? देखिए ये, तो यहां पे क्या है? पंगुराज। क्या है? पंगुराज। इसका ट्रिक है पंगुराज। ठीक, क्या है इसका ट्रिक? पंगुराज। लेकिन अब देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान प्लस लद्दाख। अब अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो लद्दाख भी। पंगुराज प्लस लद्दाख। क्यों? क्योंकि लद्दाख भी यहां से अलग हो गया है। अगर हम यहां पे देखें, यहां पे देखिए, यहां पे लद्दाख की भी सीमा लगती है। किसकी? लद्दाख की। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। मतलब अगर हम देखें तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये 3 राज्य हो गए। ये क्या हो गए? ये राज्य। 2 केंद्रशासित प्रदेश है। कौन कौन? JNK, जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ लद्दाख। ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो अब मिलाकर कितने हो गए? ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अब इन प्रश्नों को अगर नहीं पढ़ेंगे, डेली अपडेट नहीं करेंगे, तो सिलेक्शन से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। समझ में आ रहा है सबको? सब लोग स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। डूरंड लाइन किनके बीच थी? इसके बारे में जान लेते हैं, किसके बीच सीमा रेखा है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहां पे 2 आदमी थे। एक का नाम था कतवारू, एक कतवारू थे, ठीक। और दूसरे यहां पे देखिए घुरहु थे। कतवारू और घुरहु 2 व्यक्ति थे। कतवारू और घुरहु, इनके बीच में कोई रेखा यक्ष थी। घुरहु कतवारू के बीच कोई रेखा यक्ष थी। अब घुरहु ने क्या किया? इतना जमीन, ठीक है, इतना गजोधर को बेच दिया। किसको बेच दिया? गजोधर को। घुरहु कतवारू के बीच में रेखा यक्ष थी, अब इन्होंने गजोधर को बेच दिया, तो यक्ष रेखा किसके बीच हो गई? गजोधर और किसके बीच? कतवारू के बीच। आइए इसको हम अच्छे समझाते हैं एक अलग अंदाज में। देखिए, पहले डूरंड रेखा जो थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थी, ठीक है। इसका नाम क्या था? डूरंड। इस रेखा का नाम क्या था? डूरंड, ठीक, जो 1896 में खींची गई। किंतु आगे चलकर हम देखते हैं यहां पर 15 अगस्त 1947 को यहां पे पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो ये डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाती है। किसके बीच हो जाती है?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाती है। थोड़ी सीमा भारत के साथ लगती है, थोड़ी सी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। 106 किलोमीटर की सीमा इंडिया के साथ लगती है अफगानिस्तान की। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी आवाज साफ जा रही, वीडियो साफ चल रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इसी के साथ आज की सेशन यहाँ पे समाप्त होती है। अगली सेशन में हम लोग आपसे मिलते हैं। टेलीग्राम अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी क्लास वीडियो लेक्चर निःशुल्क, ये क्लास भी निःशुल्क है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। साथ ही ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलते हैं। सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इस सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है जो प्ले स्टोर में, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको अब हाल फिलहाल में सारी क्लासेज एक बार में सभी जीएस की कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स मिल जाएंगे, और जीएस के मिक्स जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऐप पे, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे यूजर है तो आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी, क्योंकि मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ इस चैनल पे गेस्ट के रूप में। साथ ही साथ आप चाहें तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश को, और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगले दिन मिलते हैं इसी समय। तो क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है ना, सब लोग क्लास की टाइम से जुड़ जाइएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बार बार कहूँगा फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू। क्लास की टाइमिंग पता है, कोई कमी हो तो क्लास में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी से मेरा एक सवाल है, जाते जाते मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग जवाब देंगे? मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? यहाँ पे मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैकमोहन का रेखा निर्धारण कब किया गया। थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। थैंक यू। CERT और प्रीवियस ईयर के पेपर